हेलो बच्चों, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का विज्ञान का अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक। यहाँ पे आज की वीडियो में हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पे आज की वीडियो आप लोगों के हेल्प के लिए ज़रूर है। और अगर आप क्लास 6 के बच्चे हैं तब तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइन बाय लाइन मैं आप लोगों को पढ़ूंगा, समझाऊंगा, एक एक कोई भी पॉइंट यहाँ पे छूटेगा नहीं आपका। अगर आप लोगों को एनसीईआरटी की कोई भी क्लास की किसी भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो देखनी है तो आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई भी यहाँ पे बिल्कुल फ्री में वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसके बारे में आपको पता चलता रहे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, पढ़ने के बाद आपको चैप्टर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तंतु से वस्त्र तक। तंतु से मतलब यानी कि वस्त्र जो आपका है किस तरीके से वस्त्र बनता है, कैसे छोटी इकाई क्या होती है वस्त्र की, फिर उसके बाद लास्ट में हमारा प्रोडक्ट क्या बन के निकलता है, कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है। इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहेली और बूझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान यहाँ पे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। यहाँ पे पहेली है और बूझो है, वो यहाँ पे उनके विद्यालय में एक प्रतियोगिता होती है, विज्ञान की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होती है, उसमें उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई यहाँ पे पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। दो बच्चे हैं जिनका नाम है पहेली और बूझो। इनके विद्यालय में, जैसे आपके विद्यालय में भी कोई ना कोई प्रतियोगिता होती रहती होगी, उसी तरीके से इनके विद्यालय में विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई। उसमें इन्होंने कुछ इनाम राशि जीती, पैसा जीता, जिससे ये खुश थे। तो अपने माता पिता को कुछ कपड़े खरीद के सोचे कि उनको गिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है, वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में यहाँ पे पड़ गए कि उनको कौन सा वस्त्र लेना है। दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट यानी कि जो मानव निर्मित होते हैं रेसे, उनसे बनाए गए हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली और बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने उन ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़ों की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने वाला जो बेडशीट आता है, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न, जिसको डस्टर कहते हैं, जिससे ब्लैक बोर्ड को साफ़ किया जाता है, आदि, ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते और तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ यहाँ पे पहचान कर सकते हैं? अब आते हैं वस्त्रों में विविधता पढ़ते हैं। क्रियाकलाप है, अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए, यानी उस कपड़ों पे लिखिए कि वो कौन से प्रकार के कपड़े हैं। ठीक है, क्या आप यहाँ पे जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? क्या आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? आप देखेंगे तो इस तरीके से कपड़े का ये जैसे टुकड़ा है, तो यहाँ पे देखेंगे वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड रहता है। वो ध्यान से देखने पे आपको दिखेगा। क्रियाकलाप 2 है, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था, जिस पर लिखा था सूती कपड़ा। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा तथा तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला यहाँ पे जैसे ये है कपड़ा टुकड़ा जो लिए थे आप, उसका एक सिरे का कोई एक पॉइंट उसका पकड़ के खींचिए, उसको बाहर खींचने का प्रयास कीजिए। तागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से उसको तागा को धीरे से बाहर निकाल लीजिए, खींच लीजिए। हम यह देखते हैं कि धागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। ये तागे
किससे बनते हैं? अब धागा भी जो ये दिख रहा है आपको, ये भी किसी न किसी चीज़ से बनता होगा। इसी को तो हम बुन के कपड़ा बनाते हैं। अब आता है आपका तंतु। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई जैसे लंबा, देखिए यहाँ पे अंगूठे से दबाया गया, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए अंगूठे से दबाया गया और ये लंबा तागा है, इसको एक हाथ से यहाँ पे इसको घुमाना है आपको। दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र जो दिखाया गया इसके अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। क्या आपको इसके सिरे पर क्या दिखाई देता है कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है? देखेंगे जैसे आप तागे को सुई में डालेंगे तो सुई में न जाके उसके कुछ जो टुकड़े होते हैं वो इधर उधर उसमें घुसने से उसको रोकते हैं। तो वही यहाँ पे देखिए इस तरीके से वो बिखर जाता है आगे का हिस्सा। सुई में तागे को पिरोने, वही देखिए यहाँ पे बताया गया है, डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नोक से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों या फिर धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? आपको यहाँ पे ये सोच के हैरानी होगी कि तंतु भी तो कहीं से आते होंगे, जिनसे तागे बनते हैं या धागे बनते हैं, जो भी आप अपने शब्द में कहते हैं। उसके बाद उन धागों को पिरो के वस्त्र बनाया जाता है। तो ये तंतु कैसे बनते हैं ये देखना है आपको। अब कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं, यानी कि जो प्रकृति हमको देती है, जिस प्रकृति से हम जो प्राप्त करते हैं। रुई तथा जूट पटसन यहाँ पे पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होने वाले ऊन भेड़ अथवा बकरी की कार्तिक ऊन से प्राप्त होता है। ठीक है, जो जैसे बकरी का ये सरफेस है जिसपे यहाँ पे उसके बाल होते हैं, तो ये ऊपर वाले ऊन की बात नहीं कर रहा है। ये जो जिसके शरीर से सटे हुए बाल होते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्तिक ऊन कहते हैं। ठीक इसे खरगोश याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। कोकून एक कीड़ा होता है जिसको उबालते हैं पानी में, फिर उसके ऊपर से रेशम के जो तंतु होते हैं उसको निकाला जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों में से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा तंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण होने लगा है। इन्हें क्या कहते हैं? संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, यानी कि इनको हम बनाते हैं। जिनके नाम देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलीन है, संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। अब यहाँ पे देखिए, बूझों ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालयों में देखा है। इन्हें योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहता था कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बने हैं। बूझों ने देखा तो उसके दिमाग में ये सवाल आया। कुछ पादप तंतु, अब जैसे कुछ पादप तंतु जो पौधों से प्राप्त होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला है रुई आप सभी ने देखा होगा, कॉटन जिसको कहते हैं। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में किया जाता है। कुछ रुइयाँ लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनती हैं। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी काली मिट्टी होती है। इसलिए आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन जानने को मिला कि जो कपास के पौधे होते हैं उनको काली मिट्टी की ज़रूरत होती है अथवा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल कपास गोलक कहते हैं, लगभग नींबू के आकार के होते हैं। उन नींबू के आकार के माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाता है। तब क्या होता है? तब अब कपास तंतुओं से
ढके बिनौले कपास बीज देख सकते हैं आप, जो उसके अंदर से निकलेगा, जैसे ये नींबू के आकार का है, पकने के बाद ये यहाँ से फट जाएगा ऐसे, उसमें से वाइट कलर का कपास निकल गया देखने को मिल जाएगा आपको। सॉरी। क्या आपने ऐसे कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो? इस समय खेत कपास के परिफुल्लों रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे बर्फ से ढका हो। देखिए इस तरीके से, देखिए टूट के निकल गए हैं सारे कपास, और देखिए पूरे पेड़ वाइट वाइट से हो गए जैसे बर्फ गिरा हो इनके ऊपर। साधारणतया इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास के बीज को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। कंकतन एक पृथक्करण की विधि है, कंघी के आकार का होता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। प्रारंभिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनें बना दी गई हैं। आप सभी चीज़ों में देख रहे हैं मशीनीकरण आ गया है। जूट पटसन, अब दूसरा जो पौधा है वो जूट है। अभी तो कपास के बारे में देखा, इसको पटसन भी कहते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम के राज्यों में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं जब वो फूल जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो के रखा जाता है। ऐसा करने पर तने क्या होते हैं, गल जाते हैं, और उनसे जो पटसन तंतुओं को हाथों से उनको पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागे में परिवर्तित किया जाता है, चाहे वो कपास हो चाहे वो पटसन हो, उनको धागों में बनाया जाता है। सूती धागे की कताई, अब धागे में बनाया जाता है तो धागे कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे। अब सूती जो धागा होता है, जैसे रुई हो गया, आपका पटसन हो गया, इसकी कताई कैसे करते हैं, उसको धागा कैसे बनाते हैं। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप है, एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ में के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच, जैसे रुई की बत्ती बनाई जाती है जिससे दिया जलाते हैं, पतला सा करके उसको दिया जलाते हैं, उसी तरीके का यहाँ पे प्रयोग करने को बोला जा रहा है, ऐंठने के लिए बोला जा रहा है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई की एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तालुका का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचालित कताई में उपयोग होने वाली अन्य यहाँ पे युक्ति है जिसको चरखा कहते हैं। गांधी जी चलाते थे चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में यहाँ पे लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों, खादी जिसको कहते हैं, को पहनने अथवा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया। देख लीजिए ये चरखा है, ठीक है। संगठन का निर्माण किया 1956 में, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। बड़े पैमाने पर मशीनों से किया जाता है, हाथ से कितना किया जाएगा। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तागे से वस्त्र अब आता है। देखिए तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, इनमें दो प्रमुख हैं। पहला है बुनाई, ठीक है, और दूसरा है बंधाई। अब देखते हैं बुनाई और बंधाई क्या होता है। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बना होता है। तागे के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं, जिसको वीविंग कहते हैं इंग्लिश में। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करें। क्रियाकलाप है 5। क्रियाकलाप ध्यान से देखा करिए आप लोग, उससे आप लोगों को याद हो जाएंगे वो पॉइंट। भिन्न रंगों की 2 कागज की सीट लीजिए। दोनों में से 30-30 सेंटीमीटर लंबाई अथवा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार सीट काट लीजिए। अब इन दोनों सीटों को आधा मोड़िए। इस सीट पर चित्र यहाँ पे दिखाएगा, अभी देखते हैं, मैं दिखाए गए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी सीट पर चित्र के अनुसार दूसरी तरह से रेखाएं खींचिए। दोनों सीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर सीटों के मोड़कर उनको खोलकर उन्हें फैला दीजिए। एक सीट की पट्टी को एक एक करके दूसरी सीट पे के कटावों पर यहाँ पे घुसाना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक सीट हो गया हरी कलर की, एक होगी रेड कलर की। इन दोनों को देखिए काटा गया यहाँ पे, उसके बाद एक दूसरे से जोड़ के इस तरीके से बनाया गया। इसी तरीके से वस्त्रों का भी निर्माण होता है 2 धागों से। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर, जैसे ये देखेंगे,
नीचे दिखाया गया है की जाती है। करघे या हस्त प्रचालित होते हैं, या तो हस्त प्रचालित होते हैं या तो बिजली से चलते हैं। यहाँ पे देखिए करघे हैं ये। एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई मीटिंग जिसको कहते हैं में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, पूरा मोजा खुलता चला जाएगा, खिंचता चला जाएगा, धागा निकलता चला जाएगा। स्वेटर को भी ऐसे करेंगे तो पूरा स्वेटर निकलता चला जाएगा। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने वाली वस्तुएं जो होती हैं, जैसे ये स्वेटर ही बुन रही है देखिए महिला, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊन का गोला है, उसमें से एक धागा जा रहा है और इससे बुना जा रहा है, वस्त्र बनाया जाता है। इस प्रकार की बुनाई को हाथों से तथा मशीनों द्वारा किया जाता है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने के विविध वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। पहली यहाँ पे देखिए, पहली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बारीक खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? नारियल के जो खोखले होते हैं। वस्त्र सामग्री का इतिहास अब आता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों में से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्ष की छाल, पेड़ पौधे देखेंगे उसकी छाल आती है, उसको खींचेंगे ना उसके तने से तो छाल निकलेगी। छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं के चमड़े को और समूर से अपने, समूर मतलब उसके जो रेशे होते हैं और उनके जो चमड़े होते हैं, शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डालियाँ टोकरी बनाना सीख लिया। लताओं जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐठन देकर बड़ी लंबी यहाँ पे लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किया। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पे एक और प्राकृतिक तंतु प्राप्त करने का पौधा है फ्लैक्स। ठीक, प्राचीन मिस्र के लोग जो है वो इसी तरह से पहनते थे। ठीक है, में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में किया जाता है। नील नदी यानी कि मिस्र। उन दिनों में लोगों को सिलाई करनी नहीं आती थी। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे, ढक लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे, जैसे सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करने, उसको पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई, परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियों, लुंगियों और पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में प्रयोग हो रहा है। देखेंगे धोती है उसको बिना सिले यूज करते हैं, तौलिया बांधते हैं, टॉवेल, लुंगी जिसको कहते हैं वो वाला जो लुंगी होता है वो बिना सिले ही होता है। पगड़ी बांधते हैं वो बिना सिले होता है, उसको नॉर्मल जैसे बनता है वैसे यूज करते हैं। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखिए कपास गोलक है, उसको ओट के क्या बनाए, रेशा बनाए, रेशे को कताई से क्या बनाए, धागा बनाए। उसके बाद दो तरीके से वस्त्र बनाएंगे, एक बुनाई और एक बंधाई। बुनाई में दो तरीके के यूज होते हैं, रेशे दो कलर के, दो अलग अलग रेशे, और इसमें बंधाई में सिर्फ एक, जैसे स्वेटर। प्रमुख शब्द देखिए, जैसे यहाँ पे रुई सीखा आपने, वस्त्र सीखा, तंतु सीखा, कताई सीखा, बुनाई सीखा और तागा क्या होता है ये सीखा। सारांश है, देख लीजिए इसको भी। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लिष्ट होते हैं। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार की होती है, पहला एक बंधाई और एक बुनाई। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। क्वेश्चन आंसर के लिए अलग वीडियो रहनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से ये चैप्टर पढ़ाया है। अगर आप लोगों को चैप्टर समझ में आया हो, पूरा एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है,
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा आप लोग। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।